दोस्तों नमस्कार। यह है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे समसामयिक घटना चक्र द्वारा प्रकाशित भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का भाग 5। इसके 4 भाग हम पहले ही कर चुके हैं। दोस्तों इस वीडियो को बनाने का एक उद्देश्य ये है कि आप कम समय में अधिक से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों को रिवाइज कर सकें जिनके की परीक्षा में आने की संभावना होती है। 4 भागों में हमने जो क्वेश्चन दिए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अधिकतर प्रश्न परीक्षाओं में आए हुए हैं और जिनके आगे भी पूछे जाने की संभावना है। आइए अब कंटिन्यू करते हैं। केंद्र राज्य संबंध से कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं उसके बारे में। तो पहला प्रश्न है, भारत में केंद्र राज्य संबंध प्रभावित होते हैं किससे? तो दोस्तों भारत में जो केंद्र राज्य संबंध हैं वो संविधान के प्रावधानों से, नियोजन प्रक्रिया से, राजनीतिक हितों के अंतर्विरोध से और हुक्म चलाने की इच्छा प्रबलता से प्रभावित होते हैं। केंद्र राज्य तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? तो दोस्तों केंद्र और राज्यों के मध्य जो आर्थिक संबंध हैं उनकी विवेचना अनुच्छेद 268 से 281 के अंतर्गत की गई है। भारत में केंद्र राज्य संबंध किस पर निर्भर करते हैं? तो ये संवैधानिक प्रावधान पर, परंपराओं और व्यवहारों पर, न्यायिक व्याख्याओं पर और बातचीत के लिए यंत्र विन्यास, इन सभी पर भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं। अगला प्रश्न है, एक संघीय राज्य व्यवस्था में क्या सम्मिलित होता है? तो दोस्तों संघीय राज्य व्यवस्था में संघ और राज्यों के बीच संबंध, राज्यों के मध्य संबंध, समन्वय के लिए तंत्र और विवादों को सुलझाने के लिए एक तंत्र जो होता है वो एक संघीय राज्य व्यवस्था में सम्मिलित होता है। अगला प्रश्न है, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। शक्तियों के वितरण को कौन विनियमित करता है? तो दोस्तों शक्तियों के वितरण को अनुच्छेद 245 और अनुच्छेद 246 विनियमित करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 249 किससे संबंधित है? तो राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से, यानी राज्य सूची के विषयों पर संसद द्वारा कानून बनाने की शक्तियों से अनुच्छेद 249 संबंधित है। अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव प्रवृत्त नहीं रहेगा, तो ये 1 वर्ष से अधिक समय के लिए, और वे विषय जिन पर केंद्र और राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं वे समवर्ती सूची में शामिल होते हैं। और केंद्र राज्य संबंध किस भाग में उल्लिखित है? तो दोस्तों केंद्र राज्य जो संबंध हैं भारत के संविधान के 11 भाग 11 में केंद्र राज्य विधायी संबंध जो हैं वो दिए गए हैं और इनका संबंध 7वीं अनुसूची में किया गया है। तो दोस्तों जो विधायी शक्तियों का केंद्र और राज्यों के मध्य वितरण है वो संविधान की 7वीं अनुसूची में दिया गया है। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे प्रदान की गई हैं? तो अवशिष्ट शक्तियाँ संसद में हैं और भारत के संविधान में वही प्रश्न है, अवशिष्ट शक्तियाँ संसद में या संघीय सरकार को दिए गए हैं। केंद्र राज्य संबंधों को विशेष रूप से म्यूनिसिपल संबंध कहा गया है। तो वित्तीय मामलों में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में केंद्र राज्य संबंधों को विशेष रूप से म्यूनिसिपल संबंध कहा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 355 में है दोस्तों। अगला प्रश्न, केंद्र राज्य संबंध से भारत में उन राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय प्राप्त करने के लिए संविधानेतर और विधितर संस्थाएं कौन सी हैं? तो ये राष्ट्रीय विकास परिषद और राज्यपाल सम्मेलन, ये भारत में राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय प्राप्त करने के लिए संविधानेतर विधितर संस्थाएं हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन कब हुआ? 8 अगस्त 1995 को। भारतीय संविधान के अंतर्राज्य परिषद के संबंध में कौन प्रावधान करता है? तो दोस्तों भारतीय संविधान में अंतर्राज्य परिषद का जो गठन का प्रावधान है अनुच्छेद 263 में किया गया है। कई बार परीक्षाओं में पूछा है। अंतर्राज्यीय परिषदों का निर्माण का स्रोत क्या है? तो ये संवैधानिक है। और दोस्तों क्षेत्रीय परिषदों का सृजन किससे हुआ है?
तो क्षेत्रीय परिषदों का सृजन संसदीय कानून द्वारा हुआ है। एक प्रश्न देखिए, कथन कारण से संबंधित है। कथन है केंद्र राज्य संबंधों पर पुनर्विचार की मांगें बढ़ती जा रही हैं, और कारण है कि भारत के पास विकास कार्यों के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं हैं। तो ए और आर दोनों अपनी जगह सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। अगला प्रश्न है, विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है और ना ही एकत्र किया जा सकता है। ये संविधान के अनुच्छेद 265 में कहा गया है। सरकारिया आयोग केंद्र राज्य संबंधों के मध्य विश्लेषण और केंद्र राज्य संबंधों पर एक आयोग गठित हुआ था। सरकारिया आयोग ये किसकी समीक्षा के लिए था? तो ये संघ और राज्यों के बीच संबंधों का मूल्यांकन करने के लिए सरकारिया आयोग गठित किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, कथन कारण से संबंधित सरकारिया कमीशन की सिफारिश के अनुसार अनुच्छेद 356 का प्रयोग कम से कम होना चाहिए। ये कथन है। कारण है कि जिन राजनीतिक दलों ने केंद्र में सरकार बनाई उन्होंने अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया है। तो इसमें जो दोस्तों उत्तर है ए और आर दोनों सत्य हैं, और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। एक प्रश्न है, अस्थाई अंतर्राज्यीय परिषद जो अंतर सरकारी परिषद के नाम से जानी जाती है, उसकी स्थापना का समर्थन किसके द्वारा किया गया? तो इसकी स्थापना या अस्थाई अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना का जो समर्थन है वो सरकारिया आयोग ने किया था। भारत में जो संघ राज्य संबंध है उससे संबंधित कमेटी कौन सी हैं? तो दोस्तों इससे जो संबंधित कमेटी हैं संघ राज्यों से संबंधित, सरकारिया आयोग, राजमन्नार समिति और पुंछी आयोग। तो ये तीनों जो कमेटीज हैं, सरकारिया आयोग, राजमन्नार कमेटी और पुंछी कमेटी, ये तीनों ही जो समितियां हैं वो सब भारत में केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण सीधे लेने की शक्ति रखते हैं? तो ये नहीं है, राज्यों को विदेशी ऋण सीधे लेने की शक्ति नहीं है। राज्य सरकारों को कृषि आयकर समानुदेशित करता है? तो भारत का संविधान राज्य सरकारों को कृषि आयकर समानुदेशित करता है। एक कर संघ द्वारा लगाया तथा वसूला जाता है, किंतु संघ तथा राज्यों में बांटा जाता है। तो वो कौन सा कर है? तो ये है दोस्तों कृषि आय के अतिरिक्त आय पर कर, वो संघ द्वारा लगाया जाता है और संघ और राज्यों में बांटा जाता है। अगला दोस्तों, आपात उपबंध या इमरजेंसी के जो प्रोविज़न किए गए हैं भारतीय संविधान में, उनसे बनने वाले प्रमुख प्रश्न देखते हैं। भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे। किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 355 में। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का आधार क्या है? युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का आधार है। आपात की घोषणा का आधार क्या नहीं हो सकता है? तो दोस्तों आंतरिक अशांति जो है वो आपात की घोषणा का आधार नहीं हो सकता है। पहले चूंकि जो राष्ट्रीय आपात है उसमें आंतरिक अशांति शब्द का प्रयोग किया गया था, लेकिन संशोधन के द्वारा उसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द लाया गया। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जा सकती है? तो वो अनुच्छेद 352 है। और देखिए किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है? तो बाह्य आक्रमण, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता और आर्थिक संकट, इन सभी परिस्थितियों में राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है। और भारत में कितने प्रकार के आपातकाल घोषित किए जाते हैं? तो ये आपातकाल 3 प्रकार के हैं। और देखिए भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं अनुच्छेद 20 और 21 के अतिरिक्त। तो ये भारत के राष्ट्रपति दोस्तों मूल अधिकारों को स्थगित कर सकते हैं अनुच्छेद 359 के अंतर्गत। हालांकि अनुच्छेद 20 और 21 के अंतर्गत जो प्राप्त मूल अधिकार हैं किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रायः राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो ये गवर्नर या राज्यपाल के सलाह पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। किस राज्य में राज्यपाल शासन के अधिरोपण का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 से संबंधित कथन, कौन सा कथन सही है?
तो ये देखिए दोस्तों, कथन जो सही हैं, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता एक वस्तुनिष्ठ यथार्थ है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई उद्घोषणा या उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है और इस उद्घोषणा का 2 माह के भीतर संसद के प्रत्येक सदन से अनुमोदन किया जाना चाहिए, जो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, उसमें ये सभी प्रावधान संतुष्ट होने चाहिए। अगला प्रश्न है, संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितने समय के अंतर्गत होना आवश्यक है? तो ये समय काल होता है 1 माह के अंतर्गत। राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है, किसने कहा था? तो के.एम. नाम्बियार ने कहा था दोस्तों, राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 360 के अधीन वित्तीय आपात से संबंधित सही कथन क्या है? तो ये दोस्तों, वित्तीय आपात जो होता है, इसकी उद्घोषणा 2 मास की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी यदि उस अवधि की समाप्ति के पहले संसद के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा उसका अनुमोदन नहीं किया जाता। तो ये जो वित्तीय आपात होता है, ये अपनी उद्घोषणा से 2 मास की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी यदि संसद के दोनों सदन उस अवधि की समाप्ति से पहले उसका अनुमोदन नहीं कर देते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं हुआ है, तो अनुच्छेद 360 जो है उसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। भारत में वित्तीय आपात की घोषणा कितनी बार की गई है? तो ये कभी नहीं है दोस्तों। और भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकाल की सोच है, तो ये 3 प्रकार के, हमने चर्चा की है कि भारत में 3 प्रकार के आपातकाल लागू किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि जो होती है उसके बारे में क्या व्यवस्था की गई है? तो आपातकाल की समाप्ति तक ये बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक समय में केवल 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाई जा सकती है। राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय तक के लिए लगाया जा सकता है? तो ये 3 वर्ष तक के लिए है। और आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है, तो ये संसद द्वारा। अब आइए दोस्तों, फाइनेंस कमीशन जो है, वित्त आयोग हमारा, उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में देखते हैं। सामान्य रूप से भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। किसके लिए? तो दोस्तों, केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का हिस्सा निर्धारित करने के लिए प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। संघ और राज्यों के बीच वित्तीय विवरण होता है, तो ये वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार होता है। भारत में शेयर बाजार तथा फ्यूचर बाजार में हुई लेन देन पर कर किसके द्वारा लगाया जाता है? तो शेयर बाजार और फ्यूचर बाजार में हुई लेन देन पर कर जो है वो संघ द्वारा लगाए जाते हैं और राज्यों द्वारा एकत्र किए जाते हैं। संघ द्वारा लगाए जाते हैं और राज्यों द्वारा एकत्र किए जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, वित्त आयोग का प्रमुख कार्य क्या है? केंद्रीय करों में राज्यों का भाग और केंद्र द्वारा राज्यों के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता का सिद्धांत निर्धारित करना वित्त आयोग का प्रमुख कार्य है। वित्त आयोग राष्ट्रपति को संस्तुति भेजने में मुख्य रूप से संबंधित है किससे? तो दोस्तों, राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान के सिद्धांत से और राज्यों एवं केंद्र के बीच करों के बंटवारे से वित्त आयोग राष्ट्रपति को जो संस्तुति देता है वो संबंधित होता है। भारत में वित्त आयोग का कार्य क्या होता है? तो जो फाइनेंस कमीशन है उसका कार्य है आयकर विभाजन, उत्पाद शुल्क का विभाजन और सहायतार्थ अनुदान का निर्धारण करना। अगला प्रश्न कथन कारण से संबंधित है। कथन है, राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। कारण है कि संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए संस्तुति नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, ए सही है लेकिन आर गलत है। अगला प्रश्न है, संघ और राज्यों के बीच करों के विभाजन संबंधी प्रावधानों को राष्ट्रीय आपात के समय निलंबित किया जा सकता है। ये कुछ वित्त आयोग हैं, उनके अध्यक्ष के नाम है दोस्तों। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर सी रंगराजन थे, 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष विजय केलकर थे और 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वाई.वी. रेड्डी थे। वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष कौन रखवाता है? तो ये भारत के राष्ट्रपति रखवाते हैं। वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष के अंतराल पे किया जाता है? प्रति 5वें वर्ष बाद।
और राज्य वित्त आयोग के संबंध में सही क्या है? तो यह एक संवैधानिक संस्था है। राज्य वित्त आयोग का प्रावधान भारत के संविधान में किया गया है, इसलिए यह एक संवैधानिक संस्था है। संविधान लागू होने के बाद, तो दोस्तों संविधान लागू होने के बाद अब तक कितने वित्त आयोग बनाए जा चुके हैं? तो ये दोस्तों वित्त आयोग जो है वो अब तक 14 वित्त आयोग गठित किए गए हैं, 14 वित्त आयोग। लेकिन इसका कार्यकाल जनवरी 2013 में वाई रेड्डी की अध्यक्षता में किया गया था। अब इस समय 15 वित्त आयोग, जो करेंट स्थिति है उसमें 15 वित्त आयोग गठित किए जा चुके हैं। अगला प्रश्न योजना आयोग या प्लानिंग कमीशन से संबंधित है। तो दोस्तों योजना आयोग तो अब समाप्त कर दिया गया है, लेकिन जो सामान्य अध्ययन के अंतर्गत इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। योजना आयोग का अंत किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव द्वारा किया गया था, यानी संघीय मंत्रिपरिषद के एक विशेष प्रस्ताव पारित करके योजना आयोग या प्लानिंग कमीशन की स्थापना की गई थी। संवैधानिक संस्था है नीति आयोग। तो योजना आयोग के स्थान पर जो है वो एक नया नीति आयोग स्थापित किया गया है। वित्त आयोग एवं योजना आयोग के परस्पर विलय का प्रस्ताव किसने दिया था? एम.वी. माथुर ने दिया था। और योजना आयोग क्या एक संवैधानिक निकाय है? तो ये एक संवैधानिक निकाय नहीं है। इसके अलावा किन संस्थानों का संविधान में उल्लेख नहीं है? तो दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग और क्षेत्रीय परिषदों का जो उल्लेख है वो भारतीय संविधान में नहीं है, इसलिए ये गैर संवैधानिक संस्थाएं हैं, यानी संविधानेतर संस्थाएं हैं। भारत के योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो योजना आयोग दोस्तों उसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो योजना आयोग जो 15 मार्च 1950 को गठित किया गया था, उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के विषय में सही कथन बताइए। तो नीति आयोग जैसा कि आप जानते हैं इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया है और इसका गठन जनवरी 2015 में किया गया है और यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न दोस्तों। योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम से महत्व का दर्जा दिया गया है। तो ये भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान उनको दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न कथन कारण से संबंधित है। कथन है योजना आयोग को आर्थिक मंत्रिमंडल परिभाषित किया गया है, केवल संघ हेतु ही नहीं बल्कि राज्यों के लिए भी। कारण है कि यह राष्ट्रीय संसाधनों के संतुलित उपयोग हेतु पंचवर्षीय योजनाओं का निर्धारण करता है। तो दोस्तों ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। राष्ट्रीय विकास परिषद क्या कार्य करती है? दोस्तों नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल NDC जो है वो योजना आयोग की उन्नति पर चर्चा करती है, राष्ट्रीय योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति के उपाय सुझाती है और राष्ट्रीय योजना निर्माण के लिए दिशा निर्देश प्रदान करती है। राष्ट्रीय विकास परिषद की रचना कौन करता है? तो प्रधानमंत्री, संघीय मंत्रिमंडल के मंत्रीगण और राज्यों के मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद की रचना करते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध किससे होता है? पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन जो है वो राष्ट्रीय विकास परिषद करती है। राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता भारत का प्रधानमंत्री करते हैं और भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित की गई थी? ये 6 अगस्त 1952 को गठित की गई थी। अगला प्रश्न लोकपाल और अन्य महत्वपूर्ण आयोगों से संबंधित है। तो भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? प्रशासनिक सुधार आयोग ने। राज्य स्तर पर लोकायुक्त की नियुक्ति का सर्वप्रथम अनुशंसा किसके द्वारा की गई थी? भारत के प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 से 70 के बीच जो गठित हुआ था उसमें राज्य स्तर पर लोकायुक्तों की नियुक्ति का अनुशंसा की गई थी। ओम्बुड्समैन का भारतीय प्रतिमान क्या है? तो ओम्बुड्समैन का भारतीय प्रतिमान जो है वो लोकपाल होता है। ओम्बुड्समैन का हिंदी जो मीनिंग है दोस्तों जनहित रक्षक होता है। संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था? वर्ष 1968 में। और उच्चतर न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका, विधायिका एवं मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा किसके द्वारा की गई थी? ये द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग में उच्चतर न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति में
कार्यपालिका, विधायिका और मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा की गई थी। सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? तो दोस्तों सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना महाराष्ट्र में हुई थी। और उत्तर प्रदेश का जो लोकायुक्त है अपना प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत करता है? ये राज्यपाल को प्रस्तुत करते हैं। 2011 में लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो 2011 में लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला पहला भारतीय राज्य उत्तराखंड है। दोस्तों बोहरा समिति किससे संबंधित है? बोहरा समिति राजनेताओं और अपराधियों की साठगांठ से संबंधित है। अगला प्रश्न है वह समिति जिसने राजनीतिज्ञों और अपराधियों के गठबंधन की जांच रिपोर्ट दी थी, वो है बोहरा कमेटी। भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी? राजमन्नार कमेटी ने। 1993 में राष्ट्रपति द्वारा मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश जारी किया गया था अनुच्छेद 123 के तहत। और देखिए मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो मानव अधिकारों का बेहतर संरक्षण, मानव अधिकारों की सुरक्षा और राज्य में मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन करने के लिए मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 पास किया गया था। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति समिति में सदस्य कौन होता है? तो जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग होता है उनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष के नेता और राज्यसभा में विपक्ष के नेता, ये उनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति समिति में सदस्य होते हैं। भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार के विषय में सही क्या है? तो इसका अध्यक्ष अनिवार्य रूप से भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति होना चाहिए। इसकी शक्तियां केवल सिफारसी प्रकृति की हैं और आयोग के एक सदस्य के रूप में एक महिला को नियुक्त किया जाना आवश्यक है। तो ये भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विषय में सही कथन है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में लोक सेवक की परिभाषा कहाँ दी गई है? धारा 2 यम के अंतर्गत मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में लोक सेवक की परिभाषा दी गई है। अगला प्रश्न कथन कारण से है। कथन है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष वह व्यक्ति होता है जो भारत का मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो। कारण है कि उक्त आयोग का अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष अथवा 70 वर्ष की अपर्यंत जो पहले पूर्ण होता है वो होता है। तो दोस्तों ए और आर दोनों सही हैं। राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। तो राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्य मानव अधिकार का कार्य क्या नहीं है? मानव अधिकारों का उल्लंघन करने वालों को सजा देना ये राज्य मानव अधिकार आयोग का कार्य नहीं है, बल्कि सजा देने का जो कार्य है वो न्यायपालिका का है। मानवाधिकार आयोग क्या एक संवैधानिक संस्था है? तो नहीं, यह संविधानेतर संस्था है। और संवैधानिक प्राधिकरण क्या हैं? राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग और जिला पंचायत, ये सभी संवैधानिक प्राधिकरण हैं। संविधान समीक्षा आयोग जिसे फरवरी 2000 में गठित किया गया था उसके अध्यक्ष कौन थे? एम वेंकट चलैया संविधान समीक्षा आयोग फरवरी 2000 के अध्यक्ष थे। केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो दोस्तों जो केंद्रीय सूचना आयुक्त होता है अपना सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर, तो इसका जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। स्वर्ण सिंह समिति ने जिस पर विचार किया था वो कौन सी समिति थी? तो दोस्तों स्वर्ण सिंह समिति ने मूल अधिकारों की तुलना में निदेशक तत्वों को अग्रता देने पर विचार किया था। मंडल कमीशन जिसके प्रस्तावों ने अक्षुण्ण विवाद का सूत्रपात किया उसको गठित करने वाले कौन थे? तो दोस्तों मंडल कमीशन का गठन बीपी मंडल की अध्यक्षता में किया गया था। प्रधानमंत्री जो तत्कालीन मोरारजी देसाई थे उन्होंने बीपी मंडल कमेटी का गठन किया था। अगला प्रश्न देखते हैं मंडल आयोग रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? वर्ष 1980 में। और वर्ष 1990 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अत्याचार का कारण क्या नहीं है? तो ये दोस्तों धार्मिक कारण उनके अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अत्याचार का कारण नहीं है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों यदि किसी राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की बात है
सदस्य की नियुक्ति की तो वो राज्यपाल द्वारा, लेकिन 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए जो संयुक्त लोक सेवा कोई होती है उसके अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं लिया जाता। सिविल सेवाओं के स्थानांतरण पर राज्य लोक सेवा से परामर्श नहीं लिया जाता है। किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन के उपरांत किसी भी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्य को संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है। लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है अनुच्छेद 317 के अंतर्गत। भारत के संघ लोक सेवा आयोग के लिए सही क्या है, तो इसका राज्य लोक सेवा आयोग से कोई लेना देना नहीं होता है। दोनों ही स्वतंत्र संस्थाएं हैं। संघ लोक सेवा आयोग केंद्र स्तर पर और राज्य लोक सेवा आयोग राज्य स्तर पर। संघ लोक सेवा आयोग ये एक संवैधानिक संगठन है। संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे सौंपता है, वो राष्ट्रपति को सौंपता है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो रोज मिलियन बैथ्यू जो थी वो यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष रही थी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के व्यय जो हैं वो किस पर भारित होते हैं, राज्य की संचित निधि पर। और भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम से हुई थी, वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। 1919 जो भारत शासन अधिनियम था उसके अंतर्गत पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। अब आइए देखते हैं अस्थायी विशेष प्रावधानों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। भारतीय संविधान में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख कहाँ किया गया है, अनुच्छेद 371 में। भारत में एक ही संविधान प्रत्येक राज्य और केंद्र के लिए है, केवल एक राज्य इसका अपवाद है, वो राज्य जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर राज्य के तहत जो अनुच्छेद 370 के अंतर्गत उसको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था उसको समाप्त कर दिया गया है अनुच्छेद 370। अब जम्मू कश्मीर जो राज्य था उसको जम्मू और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 ख में विशेष उपबंध किसके लिए हैं, तो ये असम राज्य के लिए है। अनुच्छेद 371 के अंतर्गत विशेष प्रावधान महाराष्ट्र और गुजरात के लिए किया गया है। और देखिए दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है 370 वो एक अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध था जिसे कि समाप्त कर दिया गया है। अगला प्रश्न है भारत के संविधान के अनुच्छेद जो जम्मू कश्मीर राज्य से स्वमयों लागू होते हैं वो अनुच्छेद 1 और 370 था, लेकिन उसे अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया गया है। अब आइए देखते हैं दोस्तों चुनाव आयोग या इलेक्शन कमीशन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चुनाव आयोग या मुख्य चुनाव आयुक्त के संबंध में सही कथन क्या है। दोस्तों मुख्य चुनाव आयुक्त वही वेतन पाने का हकदार है जितना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को दिया जाता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के तरीके और कारणों के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके और कारण से उसके पद से नहीं हटाया जा सकता है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद किसके समकक्ष होता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समकक्ष होता है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि कितनी होती है, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत कैसे किया जा सकता है, तो दोस्तों मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर उसको पदच्युत अपने पद से हटाया जा सकता है। निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है तो राष्ट्रपति द्वारा। और भारत में जो संविधान है भारत का उसमें निर्वाचन आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 324 के अंतर्गत किया गया है। भारत के निर्वाचन आयोग के कार्यों में क्या शामिल है, तो संसद और राज्य विधानमंडलों के सभी चुनाव करवाना, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव करवाना, निर्वाचन सूचियां तैयार करने का कार्य, निरीक्षण निर्देशन और नियंत्रण का कार्य जो है वो भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य हैं। राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा संचालित किया जाता है, तो दोस्तों राष्ट्रपति का चुनाव भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित किया जाता है।
अगला प्रश्न है चुनाव आयोग से संबंधित, भारत में विविध निर्वाचनों के लिए निर्वाचन प्रणालियाँ स्वीकृत की गई हैं। तो पहला है वयस्क मताधिकार के आधार पर एक प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत के आधार पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ये भारत में विविध निर्वाचनों के लिए 2 निर्वाचन प्रणालियाँ हैं। अगला प्रश्न है संसद के सदस्य की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्न का विनिश्चय करने समय राष्ट्रपति किसकी राय प्राप्त करेगा। तो किसी संसद के सदस्य की निर्भरताओं या उसके पद से संबंधित योग्यताओं की जांच करने के संबंध में कोई प्रश्न आता है तो उस समय जो राष्ट्रपति है वो भारत के निर्वाचन आयोग की राय प्राप्त करता है। अगला प्रश्न है यदि किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन में निर्वाचित घोषित होने वाला प्रत्याशी अपनी निक्षिप्त राशि या जमानत राशि खो देता है तो उसका अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या बहुत अधिक थी। अगला प्रश्न है न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय किसके द्वारा किया गया है। तो ये संसद द्वारा किया जाता है। और भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार किसे है। तो दोस्तों भारत में मताधिकार यानी मत देने का अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार एक विधिक अधिकार है। नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का प्रयोग पहली बार किया गया किस आम चुनाव में। 1989 के चुनाव में। केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं में जो है मतदान की न्यूनतम उच्च सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की गई थी। तो दोस्तों मताधिकार की जो आयु सीमा है पहले 21 वर्ष थी, इसे 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा जो है उसकी सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। अगला प्रश्न है निर्गम मत सर्वेक्षण के विषय में सही कथन क्या है। तो निर्गम मत सर्वेक्षण अभिव्यक्ति का प्रयोग मतदाताओं के उस निर्वाचनेतर सर्वेक्षण को व्यक्त करता है जिससे यह पता चले कि मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किस प्रत्याशी के पक्ष में किया है। अगला प्रश्न है जन प्रतिनिधित्व संशोधन अधिनियम 1996 द्वारा निर्वाचित विधि में कुछ हाल के संशोधनों के विषय में सही क्या है। तो ये जो संशोधन हुए थे जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1996 में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज अथवा भारत के संविधान के अपमान के अपराध के लिए किसी दोष सिद्ध होने पर दोष सिद्ध की तिथि से 6 वर्षों के लिए संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनाव लड़ने की अयोग्यता होगी। लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने हेतु अभ्यर्थी द्वारा जमा किए जाने वाले प्रतिभूति निक्षेप में वृद्धि की गई है और चुनाव लड़ने वाले किसी अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाने पर अब किसी निर्वाचन को प्रत्यादिष्ट नहीं किया जा सकता है। दिनेश गोस्वामी समिति ने क्या सिफारिश की थी। तो दोस्तों दिनेश गोस्वामी समिति जो है वो निर्वाचन सुधारों से संबंधित है। इसमें लोकसभा में चुनाव की सरकारी निधिवन यानी जो गवर्नमेंट फंडिंग है उसकी सिफारिश की थी दिनेश गोस्वामी समिति ने। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है। तो निर्वाचन सुधारों से है। उस देश में आनुपातिक प्रतिनिधित्व आवश्यक नहीं है जहां पर द्विदलीय प्रणाली विकसित हुई है। एक प्रश्न है कथन कारण से संबंधित, देखते हैं। कथन है संसद तथा राज्य विधानमंडलों के स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्तियां एक स्वतंत्र इकाई अर्थात निर्वाचन आयोग को दी गई हैं। कारण है निर्वाचन आयुक्तों को पद से हटाने का अधिकार कार्यपालिका के पास है। तो दोस्तों ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग कब बनाया गया। 1989 में। इसका चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है। तो दोस्तों स्थानीय निकायों का चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा नहीं बल्कि राज्य निर्वाचन आयोगों द्वारा संपादित किया जाता है। परिसीमन आयोग के संबंध में कथन क्या सही है। तो परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। परिसीमन आयोग के आदेश जब लोकसभा अथवा राज्य विधानसभा के सम्मुख रखे जाते हैं तब उन आदेशों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। ये परिसीमन आयोग के संबंध में सही कथन है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। 25 जनवरी को। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप याद रखिएगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है। तो दोस्तों आनुपातिक जो प्रतिनिधित्व की व्यवस्था है ये अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को व्यवस्थित करती है या सुनिश्चित करती है।
कथन कारण से संबंधित है। कथन है राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक प्राधिकरण है। कारण है ग्रामीण स्थानीय निकायों के निर्वाचन पर भारत के निर्वाचन आयोग का निरीक्षण रहता है। तो राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक प्राधिकरण है, सही है। कथन सही है लेकिन कारण गलत है, क्योंकि ग्रामीण स्थानीय निकायों के निर्वाचन पर भारत के निर्वाचन आयोग का निरीक्षण नहीं बल्कि राज्य निर्वाचन आयोग का निरीक्षण होता है। अब आइए देखते हैं पॉलिटिकल पार्टीज यानी राजनीतिक दलों से संबंधित प्रमुख प्रश्न। भारत में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर का दल है। कम से कम कितने राज्यों में? तो कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तर का दल का दर्जा रखने वाला राज्य राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है। अगला प्रश्न है किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता कब दी जाती है? तो वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 8% मत प्राप्त करता है तो उसे क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान कर दी जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी दल को राष्ट्रीय दल के रूप में स्वीकृति तब मिलती है जब उस राजनीतिक दल द्वारा खड़ा किए गए प्रत्याशियों को किन्हीं 4 या अधिक राज्यों में गत लोकसभा चुनाव या उन राज्यों के विधानसभा चुनाव में पड़े कुल वैध मतों का कम से कम 6% मिल जाए और कम से कम 4 लोकसभा सीटें प्राप्त हो। दूसरा है कि उस दल को लोकसभा की कुल सदस्य संख्या की कम से कम 2% सीटें प्राप्त हों तथा ये सदस्य कम से कम 3 राज्यों में चुने गए हों। और तीसरा है कि यह दल कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त किए हुए हो, तभी उस दल को, ये 3 कंडीशंस हैं, उसमें से कोई एक पूरा होने पर उस दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा दे दिया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द किससे प्रभावित था? ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया से प्रभावित था। 1999 में विघटन से राष्ट्रीयतावादी कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ था। तो दोस्तों 1999 में कांग्रेस पार्टी के विघटन से राष्ट्रीयतावादी कांग्रेस पार्टी का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन हेतु सिद्धांतों में क्या सम्मिलित है? तो यह वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। प्रत्येक क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए केवल एक निर्वाचक सूची होगी। धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर निर्वाचक सूची बनाने में कोई स्थान नहीं होगा और राजनीतिक दलों को अपने स्वयं के मानक स्थापित करने की स्वतंत्रता होगी। ये सभी राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन हेतु सिद्धांतों में शामिल है। भारतीय जनता पार्टी के गठन के बाद इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसकी स्थापना की थी? ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की। अब आइए देखते हैं कुछ राजनीतिक दल और उनके गठन का वर्ष। सीपीआई यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना 1920 में की गई। सीपीएम कम्युनिस्ट मार्क्सवादी पार्टी जो है वो 1964 में स्थापित हुआ। एआईडीएमके ऑल इंडिया द्रविड़ मुनेत्र कड़गम 1972 में स्थापित हुआ और तेलुगु देशम पार्टी 1982 में स्थापित की गई थी। भारतीय साम्यवादी दल का विभाजन 2 दलों सीपीआई और सीपीआईएम में कब हुआ? 1964 में हुआ था। और कथन कारण से संबंधित है प्रश्न दोस्तों। कथन है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली साझा सरकार के अभिशासन के लिए राष्ट्रीय एजेंडा में कुछ नीति निर्देशन, कुछ वायदे और कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत शामिल हैं। कारण है यह बहुत ही चीज़ों की बृहद विस्तार में चर्चा करता है। तो दोस्तों ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित। कथन है भारत के केंद्रीय लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचन में सदस्यों को बहुमत पाने वाले राजनीतिक दल ही सरकार बनाते हैं, न कि मतों का बहुमत पाने वाले। कारण है कि बहुमत प्रणाली पर आधारित निर्वाचन में प्राप्त मतों की अपेक्षिक बहुलता के आधार पर ही परिणाम का निर्णय होता है। तो दोस्तों ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न भी कथन कारण से है। कथन है संसद और राज्य विधानमंडलों में महिलाओं के लिए 33% सीटों के आरक्षण के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता नहीं है। कारण है कि चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दल बिना किसी संविधान संशोधन की जितनी सीटों पर वे चुनाव लड़ रहे हैं उसके 33% को महिलाओं के लिए नियत कर सकते हैं। तो दोस्तों ये गलत है। अगर जो 33% सीटों का आरक्षण देना होगा तो उसके लिए जो है संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होगी, लेकिन कारण जो आर है वो सही है।
अगला प्रश्न है, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार है। तो ये चुनाव आयोग ऐसा करता है। और भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में कौन से कथन सही हैं? तो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है, ये सही है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है, सही कथन है। और राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल वह है जिसे 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त है। अगला प्रश्न कथन कारण से है। कथन है, भारत में अस्थायी दलीय व्यवस्था नहीं है। कारण है, अत्यधिक संख्या में राजनीतिक दल हैं। तो दोस्तों ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। भारत में अस्थायी दलीय व्यवस्था नहीं है, ये सही है। और अधिक संख्या में राजनीतिक दल हैं, ये भी सही है। लेकिन कथन और कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग कब होता है? तो दोस्तों दल का आंतरिक चुनाव जो दल के पदाधिकारियों के चयन हेतु समय समय पर होता है, उसमें आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग होना चाहिए। दल बदल निरोधक अधिनियम जिस तिथि को पारित हुआ था वो कौन सा तिथि थी? तो दोस्तों दल बदल निरोधक अधिनियम 15 फरवरी 1985। दल बदल निरोधक अधिनियम जो है वो 15 फरवरी 1985 को पारित हुआ था। राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रथम बार कब मिली? 1985 में। दल परिवर्तन रोधी विधि 1979 में अधिनियमित किया गया था। तो ये जम्मू और कश्मीर राज्य में जो दल परिवर्तन रोधी विधि थी ये 1979 में अधिनियमित की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा आधिकारिक तौर पर एक राजनीतिक दल अथवा राजनीतिक दलों के गठबंधन को विपक्ष की मान्यता देने हेतु तो कम से कम क्या होना चाहिए? तो दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा विपक्ष के नेता की मान्यता देने हेतु लोकसभा की सदस्य संख्या यानी 545 का न्यूनतम 10% यानी 55 सदस्य संबंधित पार्टी या गठबंधन का होना चाहिए। 10% सीटें जिसके पास होंगी उसी को मान्यता प्राप्त विपक्ष का नेता चुना जाएगा, विपक्ष माना जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, साम्यवादी दलों ने संयुक्त रूप से भूपोर्तम आंदोलन कहाँ चलाया था? तो भूपोर्तम आंदोलन आंध्र प्रदेश में चलाया गया था। कामराज योजना का उद्देश्य क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जीवंत बनाना। और अगला प्रश्न कथन कारण से संबंधित है। भारत में लिखित संविधान है, कथन है। कारण है, शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों का विकास क्षेत्रीय आकांक्षाओं का संकेतक है। तो दोस्तों ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। अब आइए देखते हैं संवैधानिक संशोधन, जो हमारा संविधान संशोधन है उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। सही कथन बताना है दोस्तों। तो मिनर्वा मिल्स बाद 1980 के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी है कि केवल अनुच्छेद 39 ख एवं ग में उल्लिखित राज्य नीति के निर्देशक तत्वों को अनुच्छेद 14 एवं 19 में उल्लिखित मूल अधिकारों तक प्राथमिकता संवैधानिक है। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति सहमति देनी होगी शब्द से स्थापन करके संशोधन द्वारा क्या छीन लिया गया था? तो दोस्तों सहमति देनी होगी शब्द को हटा दिया गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है संविधान संशोधन विधेयक। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है अनुच्छेद 368 के प्रावधानों के तहत। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है या तो लोकसभा में या राज्यसभा में। और भारतीय संविधान के अनुसार किन विषयों पर संवैधानिक संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा संपुष्टि आवश्यक है? वो है संविधान के संघीय प्रावधान, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार और संवैधानिक संशोधनों की प्रक्रिया। अगला प्रश्न है, वे विषय जिन पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन से ही संवैधानिक संशोधन संभव है। वो है राष्ट्रपति का निर्वाचन, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व और 7वीं अनुसूची में कोई भी सूची। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन कब लाया गया था? भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन 1951 में लाया गया था। और उस स्थिति में जब लोकसभा द्वारा पारित किसी संविधान संशोधन विधेयक को उच्च सदन ने अस्वीकार कर दिया हो, तब विधेयक अंतिम रूप से समाप्त हो सकता है।
तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने देखा भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो आपके लिए कितना लाभदायक हो रहा है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।